ठीक है, तो कल हमने यहाँ तक कर लिया था, ये क्वेश्चंस कर लिए थे हमने। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया था। अब तीसरा पार्ट, पास्ट टेंस के भी चार पार्ट होते हैं, तो दो पार्ट हमने कल पढ़ लिए थे, सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिंपल पास्ट में वापस से थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। सिंपल पास्ट के अंदर क्या था, सिंपल पास्ट में हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज कर रहे थे हम, और मेन चीज तो ये ध्यान रखनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड, डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, डिड का। ठीक है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, डिड का यूज होगा। और डिड के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, हमेशा। पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर हमने पढ़ा था दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसको हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या था कि वॉज और वर्क का यूज हो रहा था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर का यूज कर रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज और वर्ब का यूज कर रहे हैं, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। मैम ये ध्यान। हाँ सौरभ बोलो। मैम वो अपन इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आप कल की तरफ फोन कर दो, फिर उसमें पढ़ा दो। फिर मैथ कम है तो अभी मैंने वो शायद मैथ्स पढ़ेगा तो उसको पढ़ा देना। ठीक है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने पढ़ा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या था, वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया था, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाया था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने इज एम आर का यूज किया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया था। ठीक है, वहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो रहा है, रही है, इस तरह से सेंटेंस एंड होते हैं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ऐसे। और पास्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है मैं पढ़ाई कर रहा था, कैसे। अब थर्ड आज हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका पास्ट टेंस का तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का तीसरा पार्ट है, टोटल चार पार्ट होते हैं सबके, प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के। तो पास्ट टेंस का थर्ड पार्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें भी बस दो तीन चीजें ध्यान में रखनी है। एक चीज ध्यान में रखनी है कि इसमें हम हैड का यूज करते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, हैड का ही यूज होगा। एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, हैड, तो हम इसके अंदर हैड का यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज और हैव का यूज करते थे। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज तो सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ। पास्ट परफेक्ट में क्या करते हैं हम, सिर्फ हैड, एक ही है इसमें भी, सिर्फ हैड का यूज करते हैं। चाहे सब्जेक्ट सिंगल हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, दोनों के साथ हम हैड का यूज करेंगे। पहली बात ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात ध्यान में रखनी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। और इसके सेंटेंस भी वही है जो पास्ट में हो चुका है काम, कि मैं खाना खा चुका था। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तो हम ऐसे बोलते हैं सेंटेंसेस कि मैंने खाना खा लिया है, या मैं खाना खा चुका हूँ, ह लगा देते हैं हम, ह। यहाँ पे मैं खाना खा चुका था लगा देंगे, ह की जगह थ लग जाएगा, बस सेम है एकदम। बस यहाँ पे ह की जगह थ, मैं खाना खा चुका था आ जाएगा। इसका सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस से साधारण वाक्य, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लो। पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हमेशा इसमें, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर हाँ जैसे अपन बोलते हैं ना कि कोई बोलता है कि ये वाला ये मैंने पार कर दिया, तो बोलते कि मैंने उससे पहले ही पार हाँ कर दिया था। हाँ, तो आई हैड ऑलरेडी प्लेड, या फिर आई हैव ऑलरेडी डन, ऐसे ही बोल सकते हैं। हाँ सही कह रहे हो। ये इसका पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ये जो तुमने बोला है। ठीक है, तो इसकी ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है अपनी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और कोई एडवर्ब होगा तो एड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती हाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, पास्ट परफेक्ट टेंस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। है। और फ्यूचर, फ्यूचर में अभी हम पढ़ लेंगे, फ्यूचर आगे है ना। तो देखो अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, ये हमारा हो गया मेन क्लॉज। अगर या तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर सिर्फ ऐसा होगा, सिर्फ एक ही सेंटेंस होगा, या ऐसा होगा जिसके अंदर दो क्लॉज होंगे। क्लॉज भी एक तरह से सेंटेंस ही होता है, क्लॉज का मतलब होता है सेंटेंस का ही हिस्सा। ठीक है, सेंटेंस का ही पार्ट होता है क्लॉज।
ठीक है, क्लॉज मतलब वाक्यांश, मतलब सेंटेंस का ही हिस्सा, वाक्य का अंश। तो क्लॉज के अंदर एक सब्जेक्ट होना जरूरी है और एक वर्ब होनी जरूरी है। सब्जेक्ट और वर्ब होना बहुत जरूरी है क्लॉज के अंदर। ठीक है, तो क्लॉज भी एक तरह का सेंटेंस ही समझ लो, क्योंकि सेंटेंस में अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है, क्लॉज में भी सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी है। ये मेन क्लॉज है। मतलब इसके अंदर दो सेंटेंस है। सिंपल सी बात अगर मैं बोलूं तो मैं कह सकती हूँ, एक तो ये सेंटेंस है और एक ये सेंटेंस है, दो सेंटेंस है, तो इनको क्लॉज कहा जाता है। ये सेंटेंस तो ये पूरा कहलाएगा, इस पूरे को हम कहेंगे सेंटेंस। ये पूरा हमारा कहलाएगा सेंटेंस। इसके अंदर ये दो क्लॉज है, इसको हम बोलेंगे मेन क्लॉज। ये सब ऑर्डिनेट, मतलब ये इस पे डिपेंड है पहले वाले पे, कि वैन अपन ऐसे कुछ बोलते हैं ना, कि आई सॉ हिम व्हेन शी वाज सिटिंग इन द लाइब्रेरी। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ इस अकेले को बोलूं, सबऑर्डिनेट क्लॉज को अकेले को बोलूं कि व्हेन शी वाज सिटिंग इन द लाइब्रेरी, मतलब जब वो लाइब्रेरी में बैठी हुई थी, तो क्या मतलब, ये कंप्लीट सेंस नहीं देता। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब होता है सहायक, मतलब किसी पे डिपेंड होता है, डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं इसको। मेन क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी, मतलब ये इंडिपेंडेंट है। ये वाला जो सेंटेंस है, ये जो क्लॉज है, ये किसी पे भी डिपेंड नहीं है। ये जो दूसरा है कि व्हेन आई सॉ, व्हेन मींस शी वाज सिटिंग इन द लाइब्रेरी, इस तरह का अगर कुछ सेंटेंस बोलती हूँ, तो इसका अर्थ पूरा कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है, पूरा कंप्लीट अर्थ नहीं निकल रहा है कि क्या कहना चाह रहे हो, कि जब वो लाइब्रेरी में बैठी थी तो क्या हुआ, जब वो लाइब्रेरी में बैठी थी तो क्या किया, मतलब क्या हुआ, कि मैंने उसे देखा उस टाइम। मेन क्लॉज तो ये है कि मैंने उससे देखा, ये तो मेन क्लॉज हो गया, किसी पे डिपेंड नहीं है, अपने आप में पूरा कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो मेन क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब अपनी कंप्लीट मीनिंग, अपना अर्थ बताने के लिए किसी पे निर्भर नहीं है, किसी पे डिपेंड नहीं है। सब ऑर्डिनेट क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। ये क्या है, ये डिपेंड है पहले वाले क्लॉज पे। जो पहले वाला जो मेन क्लॉज है ना, इसके ऊपर डिपेंड है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, सबऑर्डिनेट मतलब डिपेंडेंट, मतलब ये अकेला अगर खड़ा है, अकेला सेंटेंस अगर मैं बोलूं तो समझ में नहीं आएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं, पूरा कंप्लीट सेंस नहीं देता है। तो ये मेन क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब ये होता है। ठीक है, तो अगर सेंटेंस या तो इस तरह का आएगा अपने पास सिंपल सेंटेंस, या फिर ऐसा भी आ सकता है, जैसे अपन ने पहले भी पढ़े थे ना, दो दो तरीके के सेंटेंसेस थे, इस पिछले वाले में भी पढ़े थे। मेन क्लॉज आएगा और यहाँ पे आएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो देखो इसने यहीं पे बता दिया अपन को, यूजेस में इसको अपन वापस पढ़ेंगे कि मेन क्लॉज में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है और हैड हेल्पिंग वर्ब आएगी। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज जैसे व्हेन या बिफोर, इस तरह के बाद जो सेंटेंस चालू होगा ना, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, मतलब वो सिंपल पास्ट रहेगा। मेन क्लॉज जो होगा वो तो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, और ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा ये होगा सिंपल पास्ट टेंस में। सबऑर्डिनेट मतलब जो डिपेंड है मेन वाले पे। तो ये देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करिए यहाँ पे, इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर दिखा रखे है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म है इधर। तो ये यूज में अपन वापस पढ़ेंगे इसको, यूज के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस के भी क्वेश्चन आते हैं, और इसमें ऐसे दो दो सेंटेंस दे देंगे, मतलब दो दो क्लॉज दे देंगे। इनको क्लॉज बोला जाता है, सेंटेंस बोलते हैं हम इस पूरे को, दोनों को मिला के बोलेंगे सेंटेंस। और ये मेन क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। आगे चलते हैं, आगे भी ये देखो, अगर आफ्टर प्लस, आफ्टर पहले आ रहा है तो आफ्टर के बाद वाला अपना सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा और मेन क्लॉज होगा अपना ये दूसरे वाला। तो इसमें उल्टा है, अगर आफ्टर के बाद वाले में हमें हैड का यूज करना है, ये ध्यान रखो। देन या बिफोर आ जाता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, आफ्टर आ जाएगा तो हम पहले वर्ब की मतलब हैड का यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये जो मेन क्लॉज है इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। बस इतना से समझ लो, मेन क्लॉज वो होता है जो किसी पे भी डिपेंड नहीं होता, अपना पूरा अर्थ बताने के लिए, कंप्लीट सेंस देने के लिए। अगर मैं कोई सेंटेंस बोलूं कि आई वॉज गोइंग मीन्स आई वेंट टू वॉच अ मूवी, ठीक है, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो ये मेन क्लॉज सिंपल सा। सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर मैं ऐसे बोलूं कि जैसे कि ये फर्स्ट वाला एग्जांपल था कि आई सॉ हर व्हेन शी वाज सिटिंग इन द लाइब्रेरी, इस तरह से। तो व्हेन शी वाज सिटिंग, ये इस पे डिपेंड हो रहा है। ठीक है, जब जब वो लाइब्रेरी में बैठी हुई थी, तो क्या जब वो लाइब्रेरी में बैठी हुई थी तब मैंने उसे देखा, या तब मैंने उसे बुक दी, क्या हुआ तब। तो इस तरह की चीजें हैं, आगे चलते हैं।
इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। डॉक्टर पी के सेठ की उस समय तक जयपुर फुट का आविष्कार कर चुके थे। डॉक्टर पी के सेठी हैड इन्वेंटेड जयपुर फुट बाय दैट टाइम। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ये सारे इसके सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस के। मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड, ये देखो थर्ड फॉर्म यूज करिए। डाई होता है, डाई और उसकी सेकंड फॉर्म डाइड, डाइड, ठीक है। डाई इसकी फॉर्म्स भी लिख लो सौरभ, एक मिनट रुको, यहाँ से इसकी फॉर्म भी लिखो, डाई की फॉर्म लिखो। डाई, डाइड, डाइड। DIE तो होता है नॉर्मल फर्स्ट डाई वर्ब फॉर्म्स। फर्स्ट तो होता है हमारा डाइड, DIE, ठीक है। सेकंड फॉर्म होती है DIED, डाइड, और थर्ड फॉर्म डाइड, ठीक है। डाई, डाइड, डाइड, ठीक है। तो ही, तो यहाँ पे है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो इसके अंदर देख लो, ये सेकंड वाला जो दे रखा है ना अपन को, मेन क्लॉज और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, यहाँ से समझा देती हूँ, देखो अच्छे से, यहाँ से समझ आ जाएगा। ये जो एग्जांपल है ना, देखो द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था, ये हो गया हमारा मेन क्लॉज, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। ये जो है, ये पूरा क्या है सेंटेंस, जो जो सेकंड वाला है ना, नंबर 2 वाला जो एग्जांपल है, ये पूरा अपना सेंटेंस है, पूरा का पूरा, द पेशेंट से लेके केम तक। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ये पूरा कहलाता है सेंटेंस। इस सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज हैं, एक तो मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज कौन सा है? द पेशेंट हैड डाइड, यहां तक तो है हमारा मेन क्लॉज, मतलब पेशेंट मर चुका था, ठीक है। कंप्लीट सेंस दे रहा है कि पेशेंट मर चुका था, कंप्लीट सेंस हमें समझ आ गया, हाँ मर चुका था, ठीक है। तो ये मेन क्लॉज है हमारा, मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं है, ये कंप्लीट मीनिंग बता रहा है कि हाँ पेशेंट मर चुका था, हमें समझ आ गया। दूसरा देखो, इस ये समझ आ रहा है क्या? बिफोर से, यहां से सबऑर्डिनेट क्लॉज चालू हो जाता है, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले, ठीक है। कि क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है? बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। क्या डॉक्टर के आने से पहले? कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो, क्या डॉक्टर के आने से पहले? अगर तुम्हें कोई कह दे डॉक्टर के आने से पहले, तो तुम क्या समझोगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा ना अपन को। तो इस तरह के, हाँ, तो ये जो हुआ ना, सोचना पड़ता है कि इसके बाद में हुआ क्या। हाँ, सोचना पड़ता है कि इसके बाद में हुआ क्या, डॉक्टर के आने से पहले क्या, मतलब पूरी बात क्यों नहीं बोल रहे, ठीक है। तो जब ये अधूरी बात होगी ना, समझ नहीं आ रहा, मतलब कंप्लीट सेंस या कंप्लीट मीनिंग, पूरा अर्थ नहीं बता रहा है, ये जो सेंटेंस, ये जो क्लॉज है, ये पूरा अर्थ नहीं बता रहा है। बिफोर द डॉक्टर केम, तो इस क्लॉज को हम बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज। इन चीजों को ध्यान रखना, ये आगे भी आएंगे कि मेन क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। तो ये डिपेंड है, ये किस पे डिपेंड है? पहले वाले पे, कि डॉक्टर के आने से पहले, अगर मैं ऐसे बोलूं तुम्हें कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, तो सब कुछ समझ आ रहा है ना अच्छे से। मतलब पहले वाले को भी बताना पड़ेगा मुझे, मेन क्लॉज को भी बोलना पड़ेगा, ये मेन क्लॉज पे डिपेंड है, ठीक है। अपनी कंप्लीट सेंस देने के लिए ये मेन क्लॉज पे डिपेंड है। जब मैं मेन क्लॉज को बोलूंगी तब भी मुझे पूरा समझ आएगा। तो इसके अंदर देखो, यहाँ पहले वाले में मेन क्लॉज में तो हमने हैड का यूज किया है। बिफोर के बाद हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म, कम की सेकंड फॉर्म होती है केम, और थर्ड फॉर्म होती है कम, ये ध्यान रखना, कम, केम, कम, ये ऐसे होता है, ठीक है। तो इसमें देखो, पहले मेन क्लॉज में तो हमने हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है, ठीक है। और दूसरा जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, इसके अंदर हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया, जो कि अपन ने ऊपर पढ़ा भी था। ये यूजेस में वापस आएगा, देखना, ये वापस रिपीट होगी ये चीज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उसमें भी पूछे जाएंगे, अपन जो एक्सरसाइज करेंगे ना, उसके अंदर भी सेंटेंस आएंगे, देखना ऐसे। तो ये ध्यान में रखना है, व्हेन और बिफोर आएगा तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है उसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड एग्जांपल, इस थर्ड वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही दिया हुआ है। आफ्टर वी हैड कंप्लीटेड होमवर्क वी प्लेड। तो आफ्टर वी हैड कंप्लीटेड होमवर्क वी प्लेड, यहाँ पे आफ्टर के साथ में हैड ही आएगा, जैसा कि ऊपर दे रखा है, आफ्टर के साथ में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो गृह कार्य पूरा करने के बाद हम खेले,
इस तरह से भी तो बोलते हैं अपन, तो इनको इंग्लिश में ऐसे बोला जाता है, आफ्टर वी हैड कंप्लीटेड होमवर्क, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये वी प्लेड हम खेले, तो ये आ गया हमारा सबऑर्ड, ये मेन क्लॉज। मेन क्लॉज इसके अंदर देखो सौरभ, इसके अंदर मेन क्लॉज कौन सा है, वी प्लेड, हम खेले, ये पूरा सेंस दे रहा है कि हम खेले, ये पूरा सेंस दे रहा है कि हम खेल रहे थे, ठीक है। इसका देखो, इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज ये है, आफ्टर वी हैड कंप्लीटेड होमवर्क, होमवर्क पूरा करने के बाद। अगर मैं तुम्हें ऐसे बोलूं, होमवर्क पूरा करने के बाद, तो क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, ये जो क्लॉज है क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, नो मैम, नहीं दे रहा। होमवर्क करने के बाद क्या क्या किया, होमवर्क करने के बाद नहीं दे रहा कंप्लीट सेंस। तो ये हमारा जो आफ्टर से लेके होमवर्क तक है, ये हमारा है सब ऑर्डिनेट क्लॉज, इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। वी प्लेड हमारा है मेन क्लॉज, इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो मैंने बता दिया, इंडिपेंडेंट क्योंकि अपना कंप्लीट सेंस देता है, डिपेंडेंट क्योंकि ये अपनी कंप्लीट सेंस देने के लिए मेन क्लॉज पे डिपेंड है। और क्लॉज एक तरह का सेंटेंस ही होता है, क्लॉज क्या होता है, जिसके अंदर कोई सब्जेक्ट हो और कोई वर्ब हो, उसको हम बोलेंगे क्लॉज। जैसे इसमें देखो वी प्लेड, तो वी सब्जेक्ट हो गया हमारा, प्लेड हमारी वर्ब होगी, तो ये क्लॉज हो गया, सिंपल। ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है, बट इन दोनों का होना जरूरी है, सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगी। तो वी प्लेड एक क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है यहाँ पे, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्ट चाहे ना हो चलेगा, तो उसको हम क्लॉज बोलते हैं। आगे चलते हैं रूल्स। तो इसमें ध्यान रखने वाली यही बात है कि आफ्टर के बाद हैड का यूज होगा, आफ्टर के बाद, और व्हेन और बिफोर के बाद ये यूजेस में आएगा, वापस देखना, व्हेन और बिफोर में वर्ब की सेकंड फॉर्म, व्हेन और बिफोर के बाद। रूल्स, हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करें, हैड का यूज करते हैं, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ये दूसरी चीज, ये ध्यान में रखनी है, ये मेन चीज है। हैड का यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, यदि एक लार्ज सेंटेंस के दो उपवाक्य, उपवाक्य क्लॉज को हिंदी में हम कहते हैं उपवाक्य, ठीक है। तो यदि एक लार्ज सेंटेंस के दो उपवाक्य, कोई लार्ज सेंटेंस है, बड़ा सारा सेंटेंस है, उसके दो उपवाक्य, जैसे कि हमने थर्ड और सेकंड में देखा, इसके अंदर दो दो क्लॉजेस थे, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार वाक्य बनाए। तो ऊपर जो सेंटेंस स्ट्रक्चर दे रखे ना सेकंड और थर्ड वाली, इसके अकॉर्डिंग हमें एक एक में तो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक में वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत बहुत ज्यादा, और अपन बोलने में भी बहुत काम में लेते हैं इसको, वर्ब की थर्ड फॉर्म और दूसरे में वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसके क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, और हम वैसे भी इसको बहुत यूज करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए, अब पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएं, सिंपल सी चीज है, नॉट लगा दो, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिख दो, बस बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। एडवर्ब हमारा वो होता है जो किसी वर्ब को डिस्क्राइब करे, वर्ब की क्वालिटी बताए, वर्ब के बारे में कुछ भी बताए, या किसी वर्ब को तो बताता ही बताता है, एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है, एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो एडवर्ब इतने सारे लोगों को डिस्क्राइब करता है। उसने तब, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस का, उसने तब तक पाठ का दोहरान नहीं किया था, he had not revised the lesson by then, मतलब जब तक उसने पार्ट रिवाइज नहीं किया था। तो इसमें हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म और नॉट लगा दो, हैड नॉट लगा दो, बस नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हैड के बाद नॉट आ जाए। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए, इंटरोगेटिव में सिंपल सारे वही है सेम, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर एकदम सेम टू सेम चली आ रही है शुरू से जो अपन ने पढ़ी थी ना, सेम। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब में हेल्पिंग वर्ब आगे लगा दो बस, सब हर हर टेंस में, किसी भी टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब आगे लगा दो, हेल्पिंग वर्ब मतलब हैड आगे लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, बाकी सब सेम रहेगा। अगर डब्ल्यू एच से स्टार्ट करना है तो हेल्पिंग वर्ब से पहले वो डब्ल्यू एच वर्ड लगा दो, बस वेरी सिंपल। जैसे चोर ने अपने आप को क्यों बदल लिया है, वाई, यहाँ पे देखो डब्ल्यू एच वाला वर्ड पहले आ गया, वाई हैड भी आएगा पहले, वाई हैड। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इसी तरीके से बनते हैं, क्यों या फिर क्या, अब ये सब है ना पहले है ना, ये बाद में आ जाता है ना, तो वाई और ये वाटर ये सब ये लगता है। हाँ, वाई और ये सब लगेगा, ठीक है ना, ये पहले लगेगा। पहले अगर पहले आ जाए तो लगता है
डस लग जाता है जैसे, हाँ हाँ MI हाँ, निकल एम जाता है। लग जाता है जैसे, हाँ। जैसे अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने तो डस को पहले लगा दो, ठीक है। जो हेल्पिंग वर्ब है ना उसको पहले लगा दो, डू को पहले लगा दो, डस को पहले लगा दो, एम को पहले लगा दो, आर को पहले लगा दो, इज को पहले लगा दो, वॉज, वर, हैज, हैव, इनको पहले लगा दो बस। हेल्पिंग वर्ब को पहले अगर हम रख देंगे तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा, ठीक है। तो हर टेंस में बस हेल्पिंग वर्ब को, कोई भी तुम्हें बोलना है, जैसे तुम्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को बोलना है, इज एम आर वाले को क्वेश्चन बना के बोलना है कि क्या तुम खेल रहे हो, क्या तुम रैकेट खेल रहे हो, तो आर यू प्लेइंग रैकेट, सिंपल। हेल्पिंग वर्ब को पहले रख दो बस। तो क्या क्या पहले लग गया ना इसके लिए। हाँ, इसके लिए राइट, क्या पहले, क्योंकि क्वेश्चन बन गया ये, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हम पहले लगा देंगे, ठीक है। अगर हम इससे भी पहले वाई, कि वो ऐसा क्यों कर रही थी, ठीक है, तो इस तरह के हम वाई जैसे पहले, तो वो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आ जाएगा। जो डब्ल्यू एच वर्ड होता है क्वेश्चन में, अपन डब्ल्यू एच वर्ड का भी तो यूज करते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, इज से पहले व्हाट लगाया आपने, तो इनको सबसे पहले रख देते हैं। वाई हैड द थीफ चेंज्ड हिमसेल्फ, थीफ मतलब चोर, उसने, चोर ने अपने आप को क्यों बदल लिया, हिमसेल्फ मतलब खुद को क्यों चेंज कर लिया। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ये भी बहुत सिंपल है। कोई भी टेंस का नेगेटिव और इंटरोगेटिव, नेगेटिव मतलब नॉट लगाना है, इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछना है, तो हैड पहले लगा दो और उसके बाद नॉट लगा दो बस। सब में ऐसे होता है, हैज नॉट, हैव नॉट, पहले लगा दो बस। ये हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगा दो, हैड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो कुछ एडवर्ब होगा तो, ठीक है। तो ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया, हैड पहले आ गया तो नेगेटिव बन गया, और हैड के साथ नॉट लगा दिया तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों बन गए। तो डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हैड नॉट प्लस सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये स्ट्रक्चर दे रखे सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो ये तो सिंपल सिंपल चीज है, सेंटेंस स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल है, मतलब ये तो सबके सेम ही है, तो एक तरह से रट की जानी चाहिए ये तो। इसमें कुछ है नहीं ज्यादा याद करने का या समझने का, है ना, ये तो अपने आप ही याद हो जाती है, तो इनको तो ध्यान में रख लो। बाकी यूजेस मेन है, सबसे मेन है यूजेस, मेन तो ये भी चीजें हैं, नेगेटिव इंटरोगेटिव ये कैसे बनते हैं, लेकिन ये इतने टफ नहीं है, ये इजी है। Had not बिश्नोई sacrificed their lives, क्या बिश्नोई ने जीवन का बलिदान नहीं कर दिया था, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस हो गए। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 541। अब हम यूजेस पढ़ेंगे और इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यूजेस, पास्ट परफेक्ट टेंस के यूजेस। पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, तो टू डिनोट पास्ट एक्शंस अकर्ड बिफोर अनदर पॉइंट इन द पास्ट, इसको देखो ध्यान से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आते हैं बहुत। भूतकाल के कार्य जो किसी समय में पूर्ण हो चुके थे, मतलब पास्ट के एक्शंस जो किसी टाइम में पास्ट में ही, टू डिनोट पास्ट एक्शन, पास्ट एक्शन मतलब पास्ट के कार्य, ठीक है, भूतकाल के कार्य। अकर्ड बिफोर अनदर पॉइंट इन द पास्ट मतलब वो पास्ट में ही हो चुके थे, भूतकाल के कार्य जो किसी समय में पूर्ण हो चुके थे। जैसे एग्जाम्पल भी दे रखा है, वे उस समय तक हरे वृक्षों को काट चुके थे आता है इसमें लास्ट में, ये ध्यान रखो मेन तो दे हैड कट, कट की फॉर्म कट ही होती है, डॉक्टर के आने से पहले वो मर चुका था। हाँ, ये भी पास्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो दे हैड कट, कट 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 तीनों फॉर्म कट ही होती है, कट की तीनों फॉर्म, कटेड नहीं लिखना है कभी भी, कटेड रॉन्ग हो जाएगा, कट कट कट। तो दे हैड कट द ग्रीन ट्रीज बाय दैट टाइम मतलब उस समय तक वो इन पेड़ों को काट चुके थे, हरे वृक्षों को काट चुके थे। तो कोई भी पास्ट में, ये तो हमें पता है ऑलरेडी, फर्स्ट यूज तो हमें पता है ऑलरेडी,
कि कोई भी पास्ट में जैसे चुके थे से जो भी होगा ना खत्म, तो वो इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है, मतलब वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आ जाएगा। दूसरा पढ़ते हैं, टू इंडिकेट एन एक्शन दैट हैड कंप्लीटेड बिफोर अनदर स्टार्टेड। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लो। पहले वाला तो हमें ऑलरेडी आता ही है कि चुके थे, इस तरह के जितने भी सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आ जाएंगे। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। नीचे देखना क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज 9 में। टू इंडिकेट एन एक्शन दैट हैड कंप्लीटेड बिफोर अनदर स्टार्टेड। दूसरे कार्य के आरंभ से पूर्व पहला पूर्ण हो चुका हो, इस तरह के पूछे जाते हैं, एग्जाम में भी बहुत पूछे जाते हैं। देखो वापस समझा देती हूँ। टू इंडिकेट एन एक्शन दैट हैड कंप्लीटेड, एक ऐसा कार्य जो पूरा हो चुका है, बिफोर अनदर स्टार्टेड, दूसरा काम चालू होने से पहले वो पूरा हो चुका है। जैसे एग्जाम्पल से समझ आता है, जैसे देखो, दूसरे कार्य के आरंभ से पूर्व पहला पूर्ण हो चुका है, पहला काम पूरा हो चुका है। जब हम स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन जा चुकी है, एक काम पूरा हो चुका है, ट्रेन जा चुकी है, ये काम, ये एक्शन पूरा हो चुका है। और ये वाला स्टार्ट हुआ है जब हम स्टेशन पहुंचे, ये स्टार्ट हुआ है, और पहले वाला तो पूरा खत्म भी हो चुका। तो इसने ये बोला है कि एक एक्शन कंप्लीटली खत्म हो जाएगा बिफोर अनदर स्टार्टेड, दूसरा कार्य चालू होने से पहले एक कार्य खत्म हो चुका, मतलब ट्रेन जा चुकी थी, ये काम हो चुका है, ट्रेन तो जा चुकी थी, और जब हम स्टेशन पहुंचे। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलेंगे। तो इसको हम बोलेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे ये ध्यान में रखना है। द ट्रेन हैड डिपार्टेड, पहले वाले में तो अपन ने हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया, ठीक है। एक मिनट, हाँ। तो फर्स्ट वाले में हमने पहले वाले में तो हम क्या करेंगे, द ट्रेन हैड डिपार्टेड। फर्स्ट वाले में हमने हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया। दूसरे वाले में वैन के बाद वाले में व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन, इसमें हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट वाला सेंटेंस आया इसके अंदर। पहले भी बता चुके हैं कि व्हेन और बिफोर के बाद जो मेन क्लॉज होगा, जैसे द ट्रेन हैड डिपार्टेड, ट्रेन जा चुकी थी, ये है मेन क्लॉज। कंप्लीट सेंस दे रहा है, ट्रेन जा चुकी थी। समझ में आ गया हमको? हाँ समझ आ गया भाई, ट्रेन जा चुकी थी। तो ये क्या है हमारा मेन क्लॉज, द ट्रेन हैड डिपार्टेड। ठीक है। सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या है इसमें सौरभ? सब ऑर्डिनेट क्लॉज है हमारा व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन, जब हम स्टेशन पहुंचे। क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है जब हम स्टेशन पहुंचे? नहीं दे रहा। नहीं समझ में? तो हाँ डिपेंडेंट बोलते हैं। हाँ, ये डिपेंडेंट क्लॉज, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। तो जो डिपेंडेंट क्लॉज, मैं ना और रेलवे स्टेशन पहुंचे तो क्या हुआ, तो कोई अगर मैं किसी को बोलूंगा तो वो पूछेगा कि क्या हुआ, तो गया तो। राइट, वो पूछेगा कि क्या हुआ जब हम स्टेशन पहुंचे, वो पूछेगा हाँ तो आगे तो बता क्या हुआ, पूरा तो बता, मतलब फिर समझ। दूसरा ऐड हो जाएगा कि तो है ना हमारी है ना वो ट्रेन जा चुकी ट्रेन थी, ना वो छूट गई, ऐसे होगा। तो वो बोलेगा, तो मैं उसको ये सेंटेंस सीधा बोलूंगा कि मेरी ट्रेन छूट गई, तो वो बोलेगा अच्छा ट्रेन छूट गई। हाँ ट्रेन तो छूट गई, हाँ यस, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ट्रेन छूट गई तो उसको समझ आ जाएगा, तो मेन क्लॉज हो गया। और मैं बोलूंगा, अपन बोलेंगे कि व्हेन वी रीच द स्टेशन, की जब मैं स्टेशन पहुंचा, ये समझ नहीं आ रहा सब पूरा, तो ये हो जाएगा हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इसके अंदर देखो ये ध्यान रखना है, मेन क्लॉज में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड और डिपार्टेड का यूज किया है। सब ऑर्डिनेट क्लॉज में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मतलब सिंपल पास्ट का यूज किया है। इस तरह के स्ट्रक्चर बहुत देखने को मिलेंगे। ये जो सेंटेंस है ना, जो एक में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एक में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जब अपन इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं ना, जब बोलते हैं, तो भी हम इस तरह के सेंटेंसेस का बहुत यूज करते हैं। तीसरा यूज पढ़ते हैं इसका, in conditional sentences indicating impossible condition। कंडीशनल, कंडीशन का मतलब होता है शर्त, कोई शर्त। जैसे तुम मेहनत करते तो तुम पास हो जाते, शर्त होगी ना कि मेहनत करते तो पास होते, नहीं तो नहीं होते। कंडीशन आ गई, कंडीशन का मतलब होता है कोई भी शर्त आ जाए। तो इन कंडीशनल सेंटेंसेस
जो शर्त वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। इंडिकेटिंग इम्पॉसिबल कंडीशन, इम्पॉसिबल कंडीशन को इंडिकेट, इम्पॉसिबल कंडीशन मतलब जो कंडीशन मतलब पूरी हो ही नहीं सकती, कि तुम अगर पढ़ते तो पास हो जाते, मतलब वो फेल हो चुका है, हो तो वो फेल चुका है, अब ये कंडीशन का कोई मतलब थोड़ी है शर्त का, इम्पॉसिबल कंडीशन है कि तुम मेहनत करते तो पास हो जाते, लेकिन वो तो ऑलरेडी फेल हो चुका है, तो ये कंडीशन इम्पॉसिबल है, शर्त वाले वाक्य में जो असंभव शर्त को इंगित कर रहे हो। इस तरह के, ये ध्यान रखना, इम्पॉसिबल कंडीशन वाले सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएंगे। इम्पॉसिबल कंडीशन, कि यदि मैं कठिन परिश्रम करता तो मैं सफल हो चुका होता, इस तरह के। अभी तो फेल हो गया, हो चुका होता मतलब फेल होने के बाद वो कह रहा है कि अगर मैं मेहनत करता ना तो मैं पास हो जाता, मैं पास हो चुका होता। तो इसमें हम ऐसे देखे, इसमें हम क्या करेंगे, इस तरह से बनेंगे, इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास्ड। तो इसमें हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरे सेंटेंस दूसरे क्लॉज में हमने यूज किया है आई वुड हैव पास्ड। इसमें दोनों के दोनों है ना सौरभ। अच्छा, यदि मैं मेहनत करता, इसमें ये पहले वाला तो हमारा सबऑर्डिनेट है, यदि मैं हार्ड वर्क करता ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि पूरी मीनिंग नहीं दे रहा। यदि मैं हार्ड वर्क करता तो क्या होता, करता भी। तो फर्स्ट वाला है सबऑर्डिनेट क्लॉज और सेकंड वाला है कि मैं पास हो जाता, ये है हमारा मेन क्लॉज। तो ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर दोनों क्लॉजेस मेन क्लॉज हो, ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, सेंटेंसेस जिसमें दोनों हमारे क्लॉजेस मेन। तो इसमें कोई इम्पॉसिबल कंडीशन जो होती है उसके अंदर हम हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, और दूसरे वाले में वुड और हैव का यूज होगा, ये ध्यान में रखना है। अब हम क्वेश्चन, बस ये 3 यूजेस है इसके, इनको अच्छे से ध्यान में रखना है, ये याद है ना यूजेस, तो एक्सरसाइज आराम से हो जाएगी फिर ये। Rewrite the following sentences using the appropriate form of verbs given in brackets, past simple और past perfect tense। अब इसमें दो दे रखे हैं, देखो, past simple का भी हो सकता है सेंटेंस, और सेंटेंस हमारा past perfect tense का भी हो सकता है, दोनों में से किसी का भी हो सकता है। अब वो अपन को पता लगाना है किसका होगा। तो I dash to bed after I dash my work, बताओ क्या आएगा इसमें। I I had I went to bed after I had finished my work. I went to bed after I had finished my work। बहुत अच्छे, एकदम सही है। देखो इसमें क्या आएगा सौरभ, अपन ने पहले पढ़ा था आफ्टर, अगर वैन होगा और बिफोर होगा, दो जने होंगे ना वैन या फिर बिफोर, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है उनके साथ में, लेकिन आफ्टर के बाद वाले सेंटेंस में हैड लगेगा। पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर में पढ़ चुके ना, आफ्टर के जो तीसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर था उसमें था कि आफ्टर के बाद वाला जो सेंटेंस होगा तो हैड लगेगा उसके अंदर, ये सब ऑर्डिनेट है, आफ्टर के बाद वाला सब ऑर्डिनेट है। इसमें जैसे आई वेंट टू बेड, मैं सो गया, ये तो हमारा है मेन क्लॉज, मैं सो गया सेंस दे रहा है मेन क्लॉज। आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम, आफ्टर काम करने के बाद, ठीक है, तो काम करने के बाद ये हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि इसका कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है, काम करने के बाद क्या किया तूने, मैं काम करने के बाद सो गया, अब समझ में आ रहा है, अच्छा सो गया। तो आफ्टर, हाँ, तो आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये ध्यान रखना है बस कि आफ्टर के बाद वाला हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और इससे पहले वाले में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। मतलब हमें ये तो समझ आ गया कि अगर दो क्लॉजेज होते हैं ना, तो एक में तो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और दूसरे में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, ये तो हमें अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। दूसरी चीज ये ध्यान रखना कि आफ्टर के बाद वाले में हैड लगेगा, बिफोर या फिर वैन आ जाते तो उसके बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते, मतलब इसमें थोड़ा अलग है, इसमें सब ऑर्डिनेट के साथ हैड लगा दिया, मेन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी मेन क्लॉज के साथ। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकंड वाला। सडनली आई
dash that I dash some mistake. सडनली मतलब अचानक से, रियलाइज का मतलब महसूस करना। बताओ क्या आएगा? I realized realized that I had made some mistake. बहुत अच्छे, वेरी गुड, एकदम सही है। मेक की देखो फॉर्म्स होती है, मेक कि है ना, और सेकंड फॉर्म क्या होगी? किसके? रियलाइज। रियलाइज्ड, ईडी लग जाएगा बस, मतलब डी लग जाएगा। रियलाइज तो सेकंड दोनों? हाँ दोनों, सेकंड और थर्ड। हाँ सेकंड और थर्ड दोनों में डी डी लग जाएगा बस। फर्स्ट तो होती है रियलाइज, सेकंड में डी लगा दो, थर्ड में भी डी लगा दो। रियलाइज्ड, रियलाइज्ड, बस डी डी लगाना है। मेक की होती है मेक, मेड, मेड। फर्स्ट फॉर्म होती है मेक, सेकंड फॉर्म होती है मेड, और थर्ड फॉर्म भी होती है मेड। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। रियलाइज का मतलब होता है महसूस करना, तो इसमें ये समझा देती हूँ। सडनली आई रियलाइज्ड मतलब मुझे अचानक से महसूस हुआ दैट आई हैड मेड सम मिस्टेक, कि मैं कुछ गलती कर चुकी थी। मुझे अचानक से महसूस हुआ कि मैं कुछ गलती कर चुकी थी। तो यहाँ पे देखो, सडनली आई रियलाइज्ड, अचानक से मुझे महसूस हुआ, दैट अचानक से मुझे महसूस हुआ, दैट कि मैं कुछ गलती कर चुकी थी। ठीक है, आगे चलो, इस पे नेक्स्ट पे चलते हैं। द पेश खूब बड़ा पैकेट, कोई भी सामान होता है ना, मटेरियल, उसमें लिखा होता है मेड इन चाइना, और खूब में इंडिया का होता है तो उसमें मेक इन चाइना की लिखा, ओ मेक इन इंडिया लिखा होता है। मेक इन इंडिया तो होता है कि इंडिया में बनाओ, जैसे वो प्रधानमंत्री बोलते हैं ना मेक इन इंडिया, वो लिखा तो मेड इन इंडिया होता है सब पे, मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, लेकिन प्रधानमंत्री बोलते हैं ऐसे कि मेक इन इंडिया। मेक का मतलब इंडिया में बनाओ। अगर हम बाहर से सामान खरीदते जाएंगे तो हम पैकेट्स पे लिखा होता है। किस पे? पैकेट्स पे? कोई चीज होती है तो उसमें मेक इन इंडिया होता है। मेड इन इंडिया ही होता है, लेकिन वो इसलिए कर दिया होगा कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, वो दोनों लिखे हो रहते होंगे। या तो मेक का मतलब तो होता है फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि बनाओ, इंडिया के अंदर की चीजें बनाओ, बाहर से एक्सपोर्ट मत करो। जैसे हमें कलर्स चाहिए, कुछ भी चाहिए होता है हम चाइना से लेते हैं। लाइट चाहिए होते हैं दिवाली पे, चाइना से लेते हैं। कलर्स चाहिए होते हैं होली पे, चाइना से लेते हैं। क्यों भाई? दूसरे देश से हम अगर लेंगे चीजें तो उनको पैसा देना पड़ रहा है ना, पैसा अपना दूसरे देश में जा रहा है। तुम घर के अंदर एक तो खुद बना लो कोई चीज, और एक तुम बाहर मार्केट से जाके हर चीज तुम मार्केट से लेके आओ। एक चीज तुम खुद कर लो, छोटी मोटी चीजें जैसे घर में खुद ही सुधार लो, तो पैसे बच जाएंगे ना अपने घर में। ऐसे देश की बात है, अगर हम बाहर से चीजें लेते रहेंगे, चाइना के प्रोडक्ट्स खरीदते रहेंगे तो अपने कर्जा हो जाएगा ना अपने देश के ऊपर। तो देश में ही बनाओ, मेक इन इंडिया, वो प्रधानमंत्री बोलते हैं ऐसे कि मेक इन इंडिया, अपने इंडिया में बनाओ चीजें। प्रोडक्ट्स पे तो जनरली मेड ही लिखते हैं, क्योंकि इंडिया में बनाया गया है, तो मेड। वो मेक अभी इसलिए डाल दिया होगा, वैसे मैंने कहीं देखा नहीं, मैंने तो मेड ही देखा है हर जगह। बट अगर तुम कह रहे हो तो वो इसलिए डाल दिया होगा कि इसको प्रमोट करने के लिए कि इंडिया में बनाओ, मेक इन इंडिया, है ना। अभी तक तो जैसे मेरे पास भी आया है तो मेड इन इंडिया ही लिखे रहते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके सब पे मेड इन इंडिया ही आता है, मेक इन इंडिया। खूब देखा है मैंने मेक इन इंडिया। हाँ, तो तुमने वैसे ही देख लिया होगा। मेक इन इंडिया का मतलब तो हो गया इंडिया में बनाओ, मेड मतलब इंडिया में बनाया गया है, ये इंडिया का प्रोडक्ट है, मेड इन इंडिया, वो बन चुका है ना। मेक जब हम बना रहे हैं तो हम लिख सकते हैं मेक इन इंडिया, बट मेड मतलब वो बन चुका। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, थर्ड, है ना। द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर डैश। अराइव का मतलब होता है पहुंचना, डाई का मतलब होता है मरना। बताओ क्या आएगा? पेशेंट patient had died before the doctor arrived. The patient had died before the doctor
अराइव्ड। तो यहाँ पे डाई की फॉर्म होती है डाई, डाइड, डाइड, डी लगा दो। तो सेकंड फॉर्म में भी डी, थर्ड फॉर्म के लिए भी डी लगा दो। अराइव में भी डी लगा दो, सेकंड फॉर्म डी और थर्ड फॉर्म भी डी। अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, फॉर्म्स तो सारी पता होनी चाहिए। द पेशेंट डाइड, ठीक है, तो ये हमारा हो गया मेन क्लॉज, पेशेंट मर गया था, ये मेन क्लॉज है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर के आने से पहले, ये हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। तो मेन क्लॉज में हमने हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करी है, द पेशेंट हैड डाइड, वर्ब और हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और सब ऑर्डिनेट क्लॉज में हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया है, अराइव्ड। ठीक है, नीचे से भी, यहाँ से भी समझा देती हूँ। बिफोर होने पर फर्स्ट एक्शन के साथ तो हैड लगाना है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। सेकंड एक्शन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। बिफोर होगा तो इसमें सेकंड वाले के साथ में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। ये हमने पहले भी पढ़ लिया था। सडनली के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और दूसरे क्लॉज में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सेकंड वाला। फर्स्ट वाले में वाक्य में एडवर्ब आफ्टर है, तो फर्स्ट एक्शन के साथ हैड लगेगा, सेकंड एक्शन के साथ वर्ब की फॉर्म लगेगी। ठीक है सौरभ, नेक्स्ट बताओ। दे डैश मी फॉर व्हाट आई डैश फॉर हिम। They thanked me for what I had done for him. हाँ, व्हाट आई हैड डन फॉर हिम। तो यहां से डू की फॉर्म्स भी लिख लो। डू की फॉर्म्स क्या होती है? डू फर्स्ट होती है, सेकंड होती है डिड, थर्ड होती है डन। डू इज एन इरेगुलर वर्ब, इट्स थ्री फॉर्म्स आर डू, डिड और डन। ठीक है, ये ध्यान में रखनी है। डू हमारी फर्स्ट फॉर्म है, डिड हमारी सेकंड फॉर्म है और डन हमारी थर्ड फॉर्म है। तो तुमने क्या बोला, डन बोला था क्या तुमने? Yes, ma'am. अच्छा, कहाँ पे है, क्या बोला, वापस बताओ। दे They thanked me for what I had done. हाँ, दे थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई हैड डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हैड के साथ। तो इसमें क्या है, दे थैंक्ड मी, उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया। तो ये हमारा हो गया मेन क्लॉज, कंप्लीट सेंस समझ आ रहा है। ये हो गया, ये फॉर से हो गया सबऑर्डिनेट। फॉर व्हाट आई हैड डन फॉर हिम, जो कि मैंने उनके लिए किया, जो कुछ भी मैंने उनके लिए किया। ठीक है, ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इसके अंदर क्या होगा, देखो, फॉर व्हाट होने पर फर्स्ट एक्शन के साथ तो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सेकंड एक्शन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। अब फिफ्थ पे आ जाते हैं। ऑन रीचिंग द बैंक ही डैश दैट ही डैश टू ब्रिंग द पासबुक। On reaching the bank, he remembered that he had forgotten the password to bring the password. फॉरगॉट की फॉरगेट की हमारी होती है, फॉरगेट का मतलब भूल जाना, रिमेम्बर का मतलब याद रखना। तो फॉरगेट की फॉर्म रिमेम्बर की, तो रिमेम्बर्ड, रिमेम्बर्ड, ईटी लग जाएगा दोनों में, सेकंड फॉर्म में भी थर्ड फॉर्म में भी। फॉरगेट की होती है फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉट। ठीक है, और फॉरगॉटन भी बोल दो चाहे। थर्ड फॉर्म को चाहे आप फॉरगॉट बोल दो चाहे फॉरगॉटन बोल दो। फर्स्ट फॉर्म हो गई फॉरगेट, सेकंड हो गई फॉरगॉट और थर्ड होती है फॉरगॉटन। थर्ड फॉर्म फॉरगॉटन ही लिखी है इसमें, फॉरगॉट सेकंड ही होगी। ठीक है, थर्ड फॉर्म हमारी फॉरगॉटन ही होगी इसमें। ठीक है, तो फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। तो इसमें आएगा ऑन रीचिंग द बैंक, बैंक पहुंचने पर क्या हुआ, ही रिमेम्बर्ड दैट, उसे याद आया, बैंक पहुंचने पर उसे याद आया, दैट ही फॉर ही हैड फॉरगॉटन, द पासबुक लेना भूल गई। हाँ, वो पासबुक लाना भूल गई। ब्रिंग का मतलब लाना, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ये भी वर्ब है, ये सब वर्ब्स हैं। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, तो वो अपनी पासबुक लाना भूल गई। तो एक जगह हमने हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म और एक जगह हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया। तो देखो, इसके सारे सेंटेंसेस देख लो सौरभ, सारे सेंटेंसेस में यही है।
एक जगह हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म और एक जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो है, इसमें पास्ट परफेक्ट वाले ज्यादातर ऐसे ही मिलेंगे एग्जाम में भी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट तुम्हें रीड करो, तुम्हें बताओ नेक्स्ट वाला, सिक्स्थ वाला रीड करो तो। Before help blank us one woman blank. Before help reached us one woman had collapsed. कोलैप्स्ड का मतलब होता है बिखर जाना, टूट जाना, जैसे बिल्डिंग्स का टूट जाना, बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, ठीक है। या वुमन कोलैप्स मतलब वुमन एक तरह से बेहोश हो गई, टूट जाते ना, टूट जाना, कोलैप्स का मतलब टूट जाना, वुमन कोलैप्स्ड। तो सर अब एक चीज और बता देती हूँ, अभी ऊपर एक वर्ड आया था रेगुलर वर्ब, और यहाँ इरेगुलर वर्ब कहाँ लिखा हुआ था, कहीं तो पढ़ा था ना तुमने। हाँ, डू इरेगुलर वर्ब है, ऐसा आया था ना, डू डिड डन, डू इरेगुलर वर्ब है। ठीक है, रेगुलर वर्ब्स क्या होती है और इरेगुलर वर्ब क्या होती है, छोटी सी चीज है, सिंपल सी। रेगुलर वर्ब किनको कहते हैं, वे वर्ब जिनकी पास्ट टेंस फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल मतलब सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म डी या ईडी जोड़ा जाता है। तो इस तरह की जो वर्ब्स होते हैं उनको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब। वो वर्ब, देखो वर्ब को हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, या फिर हम बोलते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस फॉर्म, और तीसरी होती है पास्ट पार्टिसिपल, ये ऐसे भी बोला जाता है ना। अपन जनरली अपन शॉर्टकट तरीके में बोल देते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, पूरा नाम इनका होता है प्रेजेंट टेंस फॉर्म, सेकंड वाली को बोलते हैं पास्ट टेंस फॉर्म, थर्ड वाली को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में अगर हम सिर्फ डी जोड़ रहे हैं या फिर ईडी जोड़ रहे हैं, जैसे रिमेम्बर में हम ईडी जोड़ रहे थे सेकंड और थर्ड बनाने के लिए, रीच में भी हम ईडी ईडी जोड़ेंगे, कोलैप्स में हम सिर्फ डी जोड़ेंगे। तो अगर हम डी ऐड कर रहे हैं या ईडी ऐड कर रहे हैं, तो इस तरह की ये जो वर्ब्स हैं, रिमेम्बर, रीच, थैंक्ड, कोलैप्स्ड, लीव नहीं, कोलैप्स्ड, ये सारी, रियलाइज्ड, इसमें भी सिर्फ डी जोड़ रहे हैं, अराइव्ड, इसमें भी सिर्फ डी जोड़ रहे हैं। जिस वर्ब में हम सिर्फ डी या फिर ईडी इस तरह से जोड़ के हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं, वो हमारी वर्ब्स क्या कहलाती है, रेगुलर वर्ब कहलाती है। उन वर्ब्स को हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। यहाँ पे हमारी फिनिश्ड रेगुलर वर्ब है, रेगुलर वर्ब है, रियलाइज्ड, ठीक है, ये रेगुलर वर्ब है सारी, फिनिश, रियलाइज, क्योंकि इनको सेकंड थर्ड बनाने के लिए ईडी जोड़ना पड़ेगा, यहाँ डी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अराइव्ड, ये भी हमारी रेगुलर फॉर्म है, रेगुलर वर्ब फॉर्म है। इरेगुलर कौन से थे, रेगुलर तो आगे ना अच्छे से समझ में, कोलैप्स्ड, रीच्ड, ये सब रेगुलर फॉर्म है, एंटर्ड, स्टार्टेड, ठीक है, ये सब रेगुलर है। इरेगुलर फॉर्म्स कौन सी होती है, दो तरह की होती है वर्ब में, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब तो तुम समझ गए अच्छे से, इरेगुलर में बता रही हूँ, इरेगुलर कौन सी होती है, इन वर्ब की पास्ट टेंस फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म निम्न प्रकार से बनती है। इनकी जो पास्ट और सेकंड और जो थर्ड फॉर्म होती है वो अलग तरीके से बनती है, जैसे या तो, जैसे इसमें ये वाला देख लो, जैसे लीव है, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, ये सारी इरेगुलर, ये बची हुई है ना जितनी भी, गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन, ये डाई तो रेगुलर ही है, सिर्फ डी डी लग रहा है ना इसके आगे। मेक, मेड, मेड इरेगुलर है, ये बाकी सारी इरेगुलर है। इरेगुलर में क्या होता है, वे क्रियाएं जिनकी तीन फॉर्म समान होती हैं, जैसे कट, कट, कट इरेगुलर है, ठीक है, तीनों सेम है। डी और ईडी वाली सिर्फ रेगुलर है, बाकी बची हुई सब इरेगुलर है। इरेगुलर में भी मैं तुम्हें बता देती हूँ कौन कौन सी इरेगुलर होती है, बाकी बची हुई सारी होती है, लेकिन फिर भी एक और बार बता देती हूँ कि जैसे कि कट, कट, कट हो गई, बैट, बैट, बैट हो गया, बर्स्ट, 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 तो ये सब इरेगुलर है। जिनकी तीनों फॉर्म समान होती है वो इरेगुलर वर्ब में है। वे क्रियाएं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म समान होती है, जैसे इसमें देखो, इसमें बताती हूँ, सेकंड या थर्ड फॉर्म किसमें सेम होती है, हाँ इसमें, मेक, मेड, मेड, मेड और मेड सेम है ना, तो ये भी इरेगुलर है।
ठीक है, या तो तीनों सेम होंगी कट कट कट, या सेकंड और थर्ड सेम होंगी तो वो भी इरेगुलर में आएंगी। वे क्रियाएं जिनकी तीनों फॉर्म अलग अलग होती हैं, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तीनों अलग अलग है। टेल, टोल्ड, टोल्ड, ये सब इरेगुलर में आती है। ये सारी की सारी इरेगुलर में आती है। समझ में आ गया सौरभ? वर्ब दो प्रकार की होती है, एक तो रेगुलर वर्ब, दूसरी होती है इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब वो होती है जिनकी सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम सिर्फ ईडी, डी या फिर ईडी ऐड करते हैं, डी या फिर ईडी जोड़ते हैं। जैसे फिनिश है, इसके आगे ईडी लगाऊंगी, रियलाइज है, इसके आगे सिर्फ डी लगाऊंगी। ये सारी रेगुलर वर्ब्स हैं। इरेगुलर वर्ब्स वो होती हैं, बाकी बची हुई जितनी भी वर्ब है वो सब इरेगुलर वर्ब्स होती है। ठीक है, इरेगुलर वर्ब में या तो तीनों, हाँ उसमें डी और ईडी वाली नहीं आएगी, डी और ईडी वाली सिर्फ, हाँ राइट। जैसे फॉरगेट है तो ये इरेगुलर वर्ब है, फॉरगेट का, क्योंकि फॉरगॉट और फॉरगॉटन तीनों ही अलग अलग है। फ्रीज का हो गया, ब्रेक का हो गया, हाँ ब्रेक का हो गया, ब्रोक और ब्रोकन तीनों ही अलग अलग है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन तीनों ही डिफरेंट है, इरेगुलर वर्ब है। तो इरेगुलर वर्ब में या तो तीनों वर्ब सेम होंगी, जैसे कट 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 तीनों सेम होंगी, या तो तीनों डिफरेंट होंगी, या फिर कोई दो सेम होंगी, मतलब सेकंड और थर्ड वाली सेम होंगी। ये सारी इरेगुलर, मतलब बाकी बच्चे सब इरेगुलर होती है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, रेगुलर वर्ब में डी और ईडी लगाते हैं, डी और ईडी लगा के सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाई जाती है। इररेगुलर वर्ब्स में बाकी बची हुई जितनी भी वर्ब हैं, क्रियाएं हैं, वो इररेगुलर वर्ब कहलाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये हमने कर लिया था 6th, बस आज ये खत्म करेंगे 10 तक, बस बाकी इसके आगे का कल पढ़ेंगे फिर। बिफोर हेल्प डैश अस वन वुमन कोलैप्स्ड, क्या आएगा इसमें बताओ? Before help reached us, one woman had collapsed. Yes, right. Before before help reached us, one woman had collapsed। तो one woman had collapsed मतलब एक वुमन कोलैप्स हो चुकी थी, तो ये तो हमारा हो गया मेन क्लॉज। और बिफोर हेल्प रीच्ड अस, मदद आने से पहले, ये हमारा हो गया सब ऑर्डिनेट क्लॉज, मदद आने से पहले। ठीक है, ये सब ऑर्डिनेट। तो सब ऑर्डिनेट में हमने बिफोर के बाद हमने पढ़ा ही था, बिफोर के बाद वाले को हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे और दूसरे वाले में हम हैड लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। शी डैश मी हिज नेम आफ्टर ही डैश, बताओ क्या आएगा? He told me his name after he left. He had left. She told me his name after he had left। हाँ हमने पढ़ा था आफ्टर के बाद हैड आएगा, आफ्टर के बाद हैड आएगा, हमने पढ़ लिया था ये। ठीक है, तो शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया अपना नाम। शी टोल्ड मी हिज नेम, उसने मुझे अपना नाम बताया, ये हमारा मेन क्लॉज है। उसने मुझे अपना नाम बताया, कंप्लीट सेंस समझ आ रहा है? ठीक है, उसने तुम्हें अपना नाम बताया, ये है हमारा मेन क्लॉज। आफ्टर ही लेफ्ट, आफ्टर ही हैड लेफ्ट, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। आफ्टर ही हैड लेफ्ट, वो जा चुका था, उसके बाद उसने मुझे अपना नाम बताया। She told me her name आएगा ना? शी टोल्ड मी हिज नेम, हाँ हर नेम आएगा। शी टोल्ड मी हिज नेम मतलब दूसरे किसी का नाम बताया होगा ना सौरभ। शी टोल्ड मी हिज नेम, दूसरे आदमी का नाम बताया होगा उसने। वो पूछ रहा होगा किसी के बारे में कि ऐसा किसने किया, ऐसा किसने किया, नाम बता, नाम बता। तो उसने फिर उस लड़के का नाम बता दिया कि उसने किया ये काम, ऐसे। फोर्थ पर्सन का, किसका? फोर्थ कोई पर्सन है उसका नाम बताया। हाँ थर्ड पर्सन का, फोर्थ नहीं थर्ड पर्सन। फोर्थ पर्सन थोड़ी होता है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 पर्सन होते हैं, तो थर्ड पर्सन के बारे में बताया। एक जिससे बोल रहा है कि उसने मुझे नाम बताया वो, और जिसने बताया है वो हो गया थर्ड पर्सन। हाँ, जो दो जने एक तो बात कर रहे हैं और किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं कि उसने किया था, उसने किसने, नाम बता उसका। तो इसलिए हिज, उस लड़के ने, मतलब थर्ड पर्सन के लिए है ये हिज।
ये उसने उसका नाम बताया। हाँ, उसने उसका नाम बताया। अपना नाम बताते तो यहाँ हर आता। तो शी टोल्ड मी हिज नेम, उसने उसका नाम बताया जब वो जा चुका था, वो चला गया उसके बाद, मतलब उसने उसका नाम बताया, इसका नाम ये है, ऐसे। When we dash the cinema hall, the film already dash, ये भी अपन कई बार बोलते हैं, जब हम सिनेमा हॉल पहुंचे तो फिल्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। तो ये अब सेंटेंसेस अपन कम्युनिकेशन में भी यूज करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं क्या था सेंटेंस, सिनेमा हॉल गया, जब मैं सिनेमा हॉल गया, वो ये हो जाएगा, वो डिपेंडेंट। हाँ, डिपेंडेंट होगा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। When we entered the cinema hall, the film already had started. बहुत अच्छे सौरभ, वेरी गुड। इसमें वैन वाला तो हमारा हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। वैन वी एंटर्ड द सिनेमा हॉल, जब हम सिनेमा हॉल पहुंचे, मतलब एंटर किया, जब हम सिनेमा हॉल के अंदर घुसे, तो क्या घुसे तो क्या, तो ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। द फिल्म ऑलरेडी हैड स्टार्टेड, फिल्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी, तो ये हमारा मेन क्लॉज है। द फिल्म ऑलरेडी हैड स्टार्टेड हमारा मेन क्लॉज। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। ही डैश मी आफ्टर ही डैश दिल्ली, आफ्टर के बाद हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा, तो ही डैश मी, ही डैश मी आफ्टर ही डैश दिल्ली। बताओ सौरभ। ही फोन्ड मी आफ्टर ही हैड रीच्ड दिल्ली। फोन्ड मतलब कॉल्ड भी बोल सकते हैं अपन, और फोन भी सही है, कि प्लीज फोन मी अपन ऐसे भी बोल देते हैं, वो भी सही होता है, गलत नहीं है, कि मुझे कॉल करना। हाँ He phoned me. हाँ ये हो जाएगा। हाँ, ही फोन्ड मी, ही फोन्ड मी का मतलब भी वही होता है, कॉल करना। ही कॉल्ड मी ऐसे बोल दो चाहे, या फिर बोल दो ही फोन्ड मी, दोनों ही सही है। अपन फोन्ड का ज्यादा यूज नहीं करते, अपन कॉल ज्यादा बोलने में कॉल का यूज करते हैं, कि ही कॉल्ड मी, ऐसे यूज करते हैं। He phoned me after he had reached the Delhi. तो उसने मुझे कॉल किया, तो ये तो हो गया मेन क्लॉज। आफ्टर, दिल्ली पहुंचने के बाद, जब वो दिल्ली पहुंच चुका था उसके बाद, तो उसके पहुंचने के बाद वो हो जाएगा डिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो आफ्टर के बाद हमारा हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, ये ध्यान रखना है कि आफ्टर के बाद हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब देखो, इस तरह के सेंटेंसेस अपन डेली यूज में भी बोलते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है, डेली यूज में तुम बोलो ना इंग्लिश में, तो इस तरीके से ही बोलना है। एक तो बनेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ, और दूसरा बनेगा हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। 10th, ये लास्ट है अपना। वाई डैश यू डैश टू द डॉक्टर आफ्टर आई डैश यू टू। why why did why did you not why did not you why did not you go to the doctor after I had told you. हाँ, तो वाई डिड नॉट यू गो, डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, तो गो का गो ही रहेगा, वेंट नहीं होगा। ठीक है, आ जाता है तो वही रहता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज और डू लग जाता है तो ईएस लगता है। हाँ, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज लग जाता है तो ईएस हट जाता है वर्ब में से। वैसे ही जब हम डिड का यूज करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, सेकंड फॉर्म हट जाती है। बहुत अच्छे, वेरी गुड सौरभ। व्हाई डिड नॉट यू गो टू द डॉक्टर आफ्टर आई हैड टोल्ड यू टू, मतलब मेरे कहने के बावजूद भी तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं गई। ठीक है, तो पहले वाला मेन क्लॉज है कि तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं गई। वाई डिड नॉट यू गो टू द डॉक्टर, यहाँ तक हमारा मेन क्लॉज है कि तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं गई। सेकंड वाला हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, आफ्टर आई टोल्ड यू टू टू, मुझे मेरे बोलने के बाद भी।
हाँ, तो ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म हो जाता है। कल हम नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वो हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज बस हम यहीं तक करेंगे।